नमस्कार, ग्लोबल लर्निंग लाइफ में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों का भारत में आगमन। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत में कब आगमन हुआ, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ये कहानी शुरू होती है साल 1599 से। जरा सोचिए, अंग्रेज व्यापारी ये देख रहे थे कि डच लोग सुमात्रा, जावा और मलक्का जैसे मसाला द्वीपों से व्यापार करके कैसे मालामाल हो रहे हैं। बस इसी कामयाबी को देखकर सितंबर 1599 में लंदन में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। लॉर्ड मेयर की अगुवाई में कुछ व्यापारियों ने मिलकर फैसला किया कि वो भी इस दौड़ में शामिल होंगे, और वहीं पर जन्म हुआ मर्चेंट एडवेंचरर्स का, जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को मिला एक रॉयल चार्टर, यानी एक शाही आदेश पत्र। इसे दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, और इस चार्टर का मतलब ये था कि आने वाले 15 सालों तक इंग्लैंड की कोई और कंपनी पूर्वी देशों से व्यापार नहीं कर सकती थी। इस अकेले अधिकार ने, यानी मोनोपोली ने, कंपनी को एक जबरदस्त ताकत और एक पक्की कानूनी जमीन दे दी। इसके करीब 9 साल बाद 1608 में एक ऐतिहासिक दिन आया। हेक्टर नाम का पहला अंग्रेजी जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। इसे लेकर आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो समुद्र के रास्ते भारत की जमीन पर कदम रखने वाले पहले अंग्रेज बने। उनके पास ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का एक खत था, जो उस वक्त के मुगल सम्राट अकबर के नाम था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। जब तक हॉकिंस भारत पहुंचे, अकबर की मौत हो चुकी थी और तख्त पर उनके बेटे जहांगीर बैठ चुके थे। तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचे मुगल सम्राट जहांगीर के शाही दरबार में। उनकी एक खासियत थी, उन्हें तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं अच्छी तरह आती थीं। उन्होंने जहांगीर से फारसी में बात की, जिससे बादशाह बहुत खुश हुए। जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान का खिताब दिया और 400 का मनसब भी सौंपा, जो एक तरह का सैन्य और प्रशासनिक पद था। लेकिन हॉकिंस के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। दरबार में पहले से मौजूद पुर्तगाली और सूरत के सौदागर उनके खिलाफ हो गए। इसी विरोध की वजह से उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं मिल सकी। उनकी पहली कोशिश, कह सकते हैं, नाकाम रही। लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त मूड। साल 1612 में सूरत के पास स्वाली में एक समुद्री लड़ाई हुई। कैप्टन बेस्ट की अगुवाई में एक छोटी सी अंग्रेजी नौसेना ने एक बहुत बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। इस हैरान कर देने वाली जीत ने जहांगीर पर गहरा असर डाला। उन्होंने अंग्रेजों की समुद्री ताकत को पहचाना और महसूस किया कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये हुआ कि 1613 में अंग्रेजों को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहते थे, सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना लगाने की इजाजत। 1615 में अंग्रेजों ने एक नया पैंतरा आजमाया। इस बार उन्होंने सर टॉमस रो को भेजा, जो कोई मामूली व्यापारी नहीं थे, बल्कि राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत थे। उनका काम था जहांगीर से सीधी बातचीत करना। अपनी कूटनीतिक समझ से रो एक शाही फरमान हासिल करने में कामयाब रहे। इस फरमान ने अंग्रेजों को न सिर्फ आगरा, अहमदाबाद और भड़ौत जैसे बड़े शहरों में अपनी चौकियां बनाने की इजाजत दी, बल्कि ये भी पक्का किया कि उनके लोग वहां सुरक्षित रह सके और व्यापार कर सके। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये भारत में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत थी। सूरत में कामयाबी मिलने के बाद कंपनी की भूख और बढ़ गई और उन्होंने भारत के दूसरे तटीय इलाकों पर अपनी नजरें जमा दी। साल 1632 में अंग्रेजों के हाथ एक जैकपॉट लगा। उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से एक खास इजाजतनामा मिला, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। सौदा ये था कि सिर्फ 500 पगोड़ा, जो उस जमाने के सोने के सिक्के होते थे, के सालाना टैक्स के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर आज़ादी से व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। ये एक जबरदस्त डील थी, जिसने दक्षिण भारत में उनकी पकड़ को बहुत मजबूत कर दिया। इसके बाद 1639 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया, जिसे आज हम मद्रास के नाम से जानते हैं। वहां उन्होंने एक किला बनवाया और उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये सिर्फ एक गोदाम या फैक्ट्री नहीं थी, ये जल्द ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पावर सेंटर, यानी उनका मुख्यालय बन गया। मद्रास की स्थापना ने दक्षिण में ब्रिटिश राज की विस्तार की नींव रख दी। अब कंपनी की नजरें थी पूरब की तरफ, बंगाल के अमीर सूबे पर। 1651 में उन्हें बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से व्यापार करने की इजाजत मिल गई। और देखिए, ये इजाजत मिली कैसे, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये सब हुआ एक डॉक्टर गैब्रियल बॉटन की वजह से, जिन्होंने शाही परिवार की एक महिला का कामयाब इलाज किया था।
इसी के इनाम में कंपनी को सिर्फ 3,000 रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना रोक टोक व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ये उनके लिए एक और बेहद फायदेमंद सौदा था। जैसे जैसे कंपनी की ताकत और लालच बढ़ता गया, वो सिर्फ व्यापारियों का एक झुंड नहीं रह गई, वो एक पॉलिटिकल पावर बन रही थी। और ऐसे में मुगल साम्राज्य से टकराव तो होना ही था। 1680 के दशक तक आते आते मामला गर्मा गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। जवाब में अंग्रेजों ने 1686 में हुगली शहर को ही लूट लिया। मुगलों ने इस पर जोरदार पलटवार किया और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। उनके नेता सर जॉन चाइल्ड को तो भारत छोड़ने का हुक्म सुना दिया गया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने माफी मांग ली और उन्हें वापस व्यापार की इजाजत मिल गई, लेकिन ये घटना एक साफ इशारा थी कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ताकत थे जो चुनौती देने से नहीं हिचकिचाएगी। लेकिन इस टकराव के बाद भी अंग्रेजों का विस्तार रुका नहीं। अगस्त 1690 में जॉब चारनॉक ने सूतनाती नाम की जगह पर एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। कुछ ही साल बाद 1698 में उन्हें 3 गांव सूतनाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई, यानी जमीन का अधिकार। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर उस शहर की नींव पड़ी जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। सन 1700 में कलकत्ता की इस नई बस्ती को और मजबूत किया गया। इसे किलाबंद करके इसका नाम ब्रिटिश राजा के सम्मान में फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट बने। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर बना, यानी ब्रिटिश ताकत का एक बड़ा गढ़। और ये इतना अहम हो गया कि 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा। और 1715 में जॉन सरमन की अगुवाई में एक मिशन मुगल बादशाह फरुख सियर के दरबार में पहुंचा। उनका मकसद था कंपनी के लिए व्यापार में और ज्यादा छूट हासिल करना। उनके साथ एक सर्जन विलियम हैमिल्टन भी गए थे, और यहीं पर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। बादशाह एक बहुत तकलीफदेह बीमारी से परेशान थे और हैमिल्टन ने उनका कामयाब इलाज कर दिया। खुश होकर बादशाह ने 1717 में एक ऐसा शाही फरमान जारी किया जिसने कंपनी को वो सब कुछ दे दिया जो वो चाहते थे, और शायद उससे भी ज्यादा। तो इस शाही फरमान में था क्या? इसने कंपनी को व्यापार के लिए बेहिसाब अधिकार दे दिए। बंगाल में सिर्फ 3,000 रुपए सालाना देकर वो बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। सूरत में 10,000 रुपए सालाना देकर उन्हें सारे टैक्स से छूट मिल गई। और सबसे बड़ी बात, उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार मिला, जो एक तरह का ट्रेड पास था। इस अधिकार का कंपनी ने बाद में जमकर गलत इस्तेमाल किया। लेकिन बात सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। इस फरमान ने कंपनी को और भी बड़ी ताकत दी। कंपनी को बंबई में अपने सिक्के बनाने की इजाजत मिली, जिन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक तरह से मुगलों का ये मानना था कि कंपनी की अपनी एक आर्थिक हैसियत है। इसके अलावा उन्हें कलकत्ता के पास 38 और गांव खरीदने की भी अनुमति मिल गई। इन्हीं सब जबरदस्त अधिकारों की वजह से ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म ने इस फरमान को बिल्कुल सही नाम दिया, कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी महान अधिकार पत्र। यही वो दस्तावेज था जिसने अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी से भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। 1717 तक आते आते खेल पूरी तरह बदल चुका था। अंग्रेज अब सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं थे, वो भारत में सत्ता के एक बड़े दावेदार बन चुके थे, और इस फरमान ने उनके आने वाले साम्राज्य की नींव रखती थी। एक व्यापारिक कंपनी ने कैसे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव स्थापित किया, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है।